हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का ईवीएस। और ये जो ईवीएस होगा दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो को स्किप कर दिए तो आप लोगों को 1% फायदा इसका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और तो आज इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो हो गया सांप। और आपको पता ही है दोस्तों कि आपके सीटेट के एग्जाम में सांप से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा इस वीडियो का? ना सांप। ठीक है, तो देखिए सांप के बारे में। तो सांप के बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं और एक बार कि वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो में आप लोगों को मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे जितना भी टॉपिक को कवर करूँगा दोस्तों, सारे के सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट लगा हुआ है। तो सारे के सारे हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को यह वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का कंटेंट जो है दोस्तों, कंटेंट के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना होगा। ये कंटेंट एकदम धाकड़ मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, वही फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सांप के बारे में, सांप के बारे में फर्स्ट फैक्ट को समझिएगा। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितनी तरह के? न 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन सांपों का नाम जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उन सांप में सबसे फर्स्ट आता है नाग, नंबर 2 आता है करेत, नंबर 3 आता है दोस्तों दुबड़िया, और नंबर 4 में आता है अफाई। ठीक है, नंबर फर्स्ट फैक्ट में हम लोग क्या जाने ना, नंबर फर्स्ट फैक्ट में हम लोग जान गए दोस्तों कि सांप जो होती है, हमारे देश में सांप जो होती है 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा देश जो है वो भारत है। तो भारत में यहाँ पे बोलेंगे कि कितना प्रकार का जहरीला सांप पाया जाता है ना, 4 प्रकार का। और चारों सांप का नाम आपके सामने है दोस्तों। नंबर फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया। ठीक है, आपके सीटेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि सीबीएसई का मन अगर भटक गया तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? ना, सांप के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वही पॉइंट्स के बारे में, वही फैक्ट के बारे में जो कि आपसे सीटेट वाला आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी सीबीएसई वाला सीटेट के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वही फैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मीन्स क्या हुआ, इसको जरा समझिएगा दोस्तों। ठीक है, एक चीज हो गया रटना, एक चीज हो गया समझना। ये दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों। यदि आप चीजों को समझ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यदि नहीं समझे तो दोस्तों आप रटिएगा, रट्टा मारिएगा। रट्टा मारिएगा तो दोस्तों आपको 1 घंटा याद रहेगा, 2 घंटा याद रहेगा, 3 घंटा याद रहेगा, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन याद रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको याद रहने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस फैक्ट में हम लोग क्या जाने कि जब सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो जहर जो है दोस्तों किसके द्वारा फैलता है? हमारे शरीर में। ठीक है, ये फैक्ट को समझिएगा। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि सांप का जो दांत होता है वो नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, और वह जो दांत होता है वो खोखला टाइप का होता है, और वही दांत में क्या होता है ना, सांप का जहर भरा हुआ होता है। जैसे ही सांप जो है किसी व्यक्ति को डंक मारती है, ठीक है, तो वही जो 2 ठो दांत होता है दोस्तों अपने शरीर में क्या करती है, मनुष्य के शरीर में चुभो देती है। चुभोने के कारण उसके दांत में क्या रहता है? जहर रहता है, और वही जहर जो है दोस्तों हम लोगों का शरीर में फैल जाता है। ठीक है, अब रही बात दोस्तों कि जैसे मान के चलते हैं कि किसी को सांप ने डंक मार लिया, तो सांप ने डंक तो मारा दोस्तों, तो उसके लिए मतलब मान के चलते हैं कि उससे बचने के लिए कोई तो उपाय होगा दोस्तों। ठीक है, तो किस प्रकार का उपचार किया जाता है, उपचार करने के लिए कौन सी दवाई लगाई जाती है, क्या किया जाता है, आपका जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगला फैक्ट में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं।
तो इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट में क्या जान गए कि जब कोई सांप जो है दोस्तों वो व्यक्ति को डंक मार दिया तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है, और इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को किस नाम की दवाई दी जाती है? ना सीरम नाम की दवाई दी जाती है। कौन सी नाम की? ना सीरम नाम की दवाई दी जाती है। और सीरम नाम की जो दवाई होती है वो किससे बनाई जाती है? ये भी फैक्ट बड़ा ही अच्छा है कि सीरम नाम की जो दवाई होती है वो किससे बनाई जाती है। जरा आगे देखो, जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, और सीरम नाम की जो दवाई होती है दोस्तों ये जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स में हम लोग क्या डिस्कस किया दोस्तों? ना डिस्कस कर दिए कि जब हम लोगों को सांप डंक मारता है तो उसका जो नुकीला दांत होता है उसी में जहर भरा हुआ रहता है दोस्तों। जैसे ही डंक मारा तो वह नुकीला दांत के द्वारा ही हमारे शरीर में जहर फैल जाता है। ठीक है, और इस जहर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सीरम नाम की दवाई लगाते हैं जो कि सांप के ही जहर से बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम डिट्टू वही बात कर रहे हैं दोस्तों जो कि फैक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, और वही पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को यकीन में दिलाता हूं दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में मैं आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ आप लोग वही डायरेक्शन में जाइए, आपका इसी बार जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, 110% गारंटी देता हूं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जरा देखिएगा कि सांप के दांत जो होता है नुकीले होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को समझाया, लेकिन वह अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है। लेकिन सांप जो होती है अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों अजगर का सांप क्या करती है, अपना शिकार को पूरा निगल करके खा जाता है, लेकिन उसका दांत जो होता है नुकीला होता है। सांप का दांत जो होता है दोस्तों नुकीला होता है, लेकिन फिर भी वह क्या करती है ना, शिकार को चबा करके नहीं खाता है, उसको पूरा निगल जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि सांप को मेढक खाते हुए, एकदम देखे होंगे, है ना। तो सांप क्या करता है दोस्तों ना, मेढक को पूरा निगल जाता है, उसको चबा चबा करके नहीं खाता है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, और यह भी फैक्ट बहुत ही अच्छा फैक्ट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सांप का जो देखिएगा जिस प्रकार का मनुष्य का बाहर की ओर कान होता है, उसी प्रकार से जो है दोस्तों सांप का कान नहीं होता है। वह जमीन में हुए कंपन से सुन सकता है, और वह जमीन में जो कंपन होती है दोस्तों, ठीक है, यानी उसको महसूस होता है भूकंप टाइप का, उसी को हम लोग कंपन बोलते हैं। हम लोग जब चलते हैं दोस्तों तो वह कंपन से भाप लेती है तो कि कोई हमारी ओर आ रहा है। ठीक है, तो सांप के जो होता है वो बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन में हुए कंपन से ही सुन पाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने दोस्तों कि सांप के दांत जो होती है नुकीले होते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है, बल्कि वह उसको पूरा निगल जाता है। फिर हम लोग इसमें डिस्कस कर लिया दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन वह जो है दोस्तों कैसे सुन पाता है, जमीन में हुए कंपन के द्वारा ही वह सुन पाती है। कौन? सांप। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सांप पालने वाले जनजाति को कोलबेलिया कहते हैं। कोलबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। ये जो फैक्ट है, ये जो पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट से जो है दोस्तों, यही फैक्ट से जो है आपके सीटेट 2022 हो गया, सीटेट 2021 हो गया, सीटेट 2020 हो गया, जितना भी सीटेट का एग्जाम हुआ है दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ठीक है, आपका सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि सांप पालने वाले जनजाति को क्या कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों कि सांप पालने वाले जनजाति को कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, और कालबेलिया जो होती है दोस्तों एक प्रकार का नाच होता है, यानी डांस होता है, जिसको आप लोग नाचना बोलते हैं। ठीक है, उसमें मनुष्य ही करता है। ये जो नाच होती है ना दोस्तों, ये नाच जो होती है मनुष्य ही करती है। और कैसे करता है? कोलबेलिया नाच में अपने शरीर में जिस प्रकार का सांप में होता है दोस्तों, जिस प्रकार का सांप का जो होती है रंग रूप होता है, वो सारे रंग रूप को मनुष्य अपने शरीर में ढाल लेता है। ठीक है, आगे देखो, सांप खेतों में
फसलों को चूहों से बचाने में हमारी मदद करती है और सांप क्या करती है, यानी चूहों को खा जाती है, जिससे हम लोगों का फसल को बर्बाद नहीं कर पाती है चूहा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, सांप जो होती है खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने दोस्तों, इसमें हम लोग जाने कि सांप पालने वाली जनजाति को क्या कहते हैं ना, कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया नाच में क्या होता है, जिस प्रकार का सांप के ऊपर जितना भी फिगर्स वगैरह होता है, जितनी भी मुद्राएं होती है, वो सारे के सारे जो होती है दोस्तों फिगर्स मनुष्य अपने अंदर ले लेती है, अपने बॉडी में ले लेती है, उसके बाद कालबेलिया नाच किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट मान के चलते हैं ये सांप है, तो सांप के शरीर में देखिएगा दोस्तों किस प्रकार का फिगर्स होता है ना, ये होता है जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे काला हो गया, यहाँ पे सफ़ेद हो गया, यहाँ पे काला हो गया, यहाँ पे सफ़ेद हो गया। तो इसी प्रकार का जो फिगर होता है दोस्तों, वही फिगर को क्या करती है ना मनुष्य अपने ऊपर ले लेती है, अपने बॉडी के ऊपर ले लेती है, और उसके बाद क्या करती है ना, कालबेलिया नाच करती है। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट में हम लोग जाने दोस्तों इसमें कि सांप जो होती है खेतों में फसलों को किससे बचाती है ना, चूहों से बचाती है। इसीलिए जो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है दोस्तों हमारी मदद करती है, हमारी मतलब किसान का मदद करती है, कौन ना, सांप। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज एकदम ईजी है और समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ें, देखो सांप जो होता है सुन नहीं सकती है, वो क्या है दोस्तों ना, सांप जो है वो सुन नहीं सकती, वो केवल बीन के ही बजने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाता है, जिसे लोग नाचना कहते हैं। और सांप जो होता है दोस्तों वो सुन नहीं पाता, लेकिन सुनता कहाँ से, जमीन में हुए कंपन के द्वारा सुनता है। लेकिन जब कोई सपेरा बीन बजाता है दोस्तों, तो उसी के अनुसार अपना सिर जो है वो हिलाता रहता है, और जिसे लोग हम लोग क्या समझ लेते हैं ना, वो नाच रहा है। ठीक है, तो कोलबेलिया जाति, अब जरा देखिएगा दोस्तों, यानी कोलबेलिया जो होता है सांप पालने वाले जनजाति को कहते हैं। तो कोलबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। एक व्यक्ति का नाम आया है, और ये कौन से जनजाति से है ना, कालबेलिया जनजाति से हैं। उनका नाम क्या है ना, रोशननाथ जी। ये अपने जाति में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। अरे भाई, तो क्यों मशहूर थे, देखते हैं कि वह बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। अब रोशननाथ जी जो हैं वो कोलबेलिया जनजाति से थे, वह अपने जाति में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, और इसका एक ही रीज़न है। वह रीज़न क्या है, वो बहुत ही आसानी से जहरीले और खतरनाक सांपों को अपने हाथ से पकड़ लेते थे। ठीक है, इसीलिए अब देखिएगा दोस्तों, वही फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे आप लोगों का इधर उधर वाला पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को जितना करवा रहा हूं सिर्फ आप लोग उतना कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों इस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकंड टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो का हमारा ना, केंचुआ, जिसको अंग्रेजी में अर्थवर्म कहते हैं। आप लोगों को पता ही है दोस्तों ना, केंचुआ से भी संबंधित आपको सीटेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केंचुआ के बारे में फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो केंचुआ का फैक्ट नंबर फर्स्ट फैक्ट क्या है, केंचुआ जमीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देती है। अब केंचुआ क्या करता है दोस्तों, केंचुआ जमीन में छेद करता है, जिससे क्या हो जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है। जमीन को इन्हीं छेदों से हवा और पानी मिलता है। जो है दोस्तों, केंचुआ क्या करती है, जमीन में छेद बना देती है, और जिसके कारण क्या हो जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है। आखिर कोई भी फसल को होने में, है ना, कोई भी फसल को होने में, कोई भी पेड़ पौधा को होने में, या फिर मिट्टी को उपजाऊ बनने में क्या चाहिए दोस्तों, हवा चाहिए और जल चाहिए। तो हवा और जल कहाँ से मिलता है जमीन को ना, यहाँ पे केंचुआ जो जमीन में छेद बना देती है दोस्तों, उसी छेद से क्या मिलती है जमीन को, हवा और पानी मिलता है। ठीक है, यह स्पष्ट है दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखो केंचुआ जो होता है वो मरे हुए पौधे और पत्तियों को खाता है। और केंचुआ क्या खाता है दोस्तों, मरे हुए पौधे और पत्तियों को खाता है। और इनके मल जो होती है जमीन को उपजाऊ बनाती है। और इनका जो मल होता है दोस्तों, ठीक है, वह जमीन को क्या बनाती है ना, उपजाऊ बनाती है। ठीक है,
और ये वाला जो फैक्ट है दोस्तों, अब जो डिस्कस करने वाले ये वाला फैक्ट जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है ना। फैक्ट क्या है कि केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का यह पूछा हुआ था दोस्तों, सीटेट 2022 की बात कर लेते हैं, या फिर सीटेट 2021 की बात कर लेते हैं, या फिर सीटेट 2020 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा था कि निम्न में से किसान का मित्र किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिया था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, केंचुआ। ठीक है, इसीलिए केंचुआ को क्या कहते हैं ना, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं दोस्तों, कि केंचुआ जो होती है वो जमीन में छेद कर देती है, जिससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, और जमीन को हवा और पानी कहाँ से मिलता है, इन्हीं छेदों के द्वारा मिलता है। ठीक है, और केंचुआ जो होती है वो मरे हुए पौधे और पत्तियों को खाता है, और केंचुआ का जो मल होता है वो जमीन को उपजाऊ बनाती है, और केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये पॉइंट है। आप लोग बस सिर्फ इतना कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वाला टॉपिक्स आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। देखिए, केंचुआ पालन को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि केंचुआ पालन को हम लोग वर्मी कल्चर या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ना। क्वेश्चन क्या है कि केंचुआ को, है ना, केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों के आंसर का हमें वेट रहेगा दोस्तों, इंतजार रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने वही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, वही फैक्ट के बारे में डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के पूछने लायक है या फिर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आपका पूछा हुआ दोस्तों, केंचुआ पालन को क्या कहते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर कहते हैं। जैसे किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र भी हम लोग किसको कहते हैं, केंचुआ को कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। और नंबर 3 जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो चीटी होने वाला है। और आपको पता ही दोस्तों, आपके सीटेट के पेपर में चीटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका 3-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है, एकदम फिक्स है दोस्तों। चीटी से आपका 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही। और साइड में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, चीटी के बारे में फैक्ट को जान करके आप लोग हैरान हो जाएंगे कि चीटी भी इस प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए, चींटियां जो होती है मिलजुल कर रहती है। यस, ये सही बात है। चींटियां, जितनी भी चींटियां होती है वो क्या करती है ना, मिलजुल कर रहती है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। और चींटियों के समूह में कौन सी चींटी होती है जो अंडे देती है ना, रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। अब चींटियों के समूह में एक प्रकार की चींटी पाई जाती है जिसका नाम है सिपाही चींटी। अब ये सिपाही चींटी का क्या काम रहता है ना, बिल का ध्यान रखती है। और फिर देखिए दोस्तों, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और जो है दोस्तों, चींटियों के समूह में काम करने वाली चींटियां होती है जिसका क्या काम रहता है ना, वो भोजन ढूंढती है और कहाँ लाती है ना, बिल तक लाती है। ठीक है, तो चींटी के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए दोस्तों। चींटी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, मिलजुल करके रहती है। और हो गया दोस्तों, रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटी जो होती है भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। यस, चींटियां जो होती है वो चलते समय जो है जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और यही पॉइंट से जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि चींटी जब चलती है तो एक लाइन में चलती है। ठीक है, ये पहला चींटी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मान के चलती है। इतना चींटी है जो एक लाइन में कतार में चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट चींटी क्या करती है ना, है एक प्रकार की गंध छोड़ देती है, जिससे क्या करती है, दूसरा वाला चींटी उसको पहचान लेती है। फिर दूसरा वाला चींटी भी वही एक्टिविटी को दोहराती है। फिर तीसरा वाला भी वही एक्टिविटी को दोहराती है। यानी सभी चींटी क्या करती है दोस्तों ना, चलती है, जमीन में चलती रहती है और एक प्रकार की गंध छोड़ती जाती है। और वही गंध को महसूस करके जो पीछे आने वाली होती है दोस्तों चींटी, उसको रास्ता मिल जाता है कि नहीं, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो समूह वाला चींटी है, इसी रास्ता में गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चींटी एक दूसरे
को एक प्रकार की एक चींटी दूसरे प्रकार की चींटी को गंध के कारण पहचान लेती है। अब देखिए हम क्या बोलें कि चींटी जो होती है एक लाइन में चलती है, और वो कैसे लाइन में चल पाती है कि चींटी जो होती है एक प्रकार की गंध छोड़ती जाती है, जिसके कारण वह चींटी जो होती है दूसरे चींटी को पहचान लेती है। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट भी बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि एक चींटी जो होती है दूसरे प्रकार की चींटी को गंध के कारण पहचान लेती है कि हम लोग वाला समूह का चींटी है या फिर नहीं है। ठीक है, चींटियां खाने की चीज़ों का अपने बिल में जमा करती है, और चींटियां जितने भी खाने का चीज़ होता है वो उसको कहाँ पर जमा करता है ना, बिल में जमा करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं दोस्तों, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, चींटी हो गया दोस्तों। देखिए, चींटी, दीमक, ततैया, मधुमक्खी को सामाजिक कीट कहा जाता है, और यह पॉइंट से जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सामाजिक कीट किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिया था, आपको चूज करना कि था क्यों, कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, चींटी को सामाजिक कीट कहा जाता है, दीमक को कहा जाता है, ततैया को कहा जाता है, और मधुमक्खी को कहा जाता है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि चींटी को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है, और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों का आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, कि चींटी को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए किसके बारे में ना, सांप के बारे में। उसके बाद हम लोग बात कर लिए केचुआ के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लिए चींटी के बारे में। तो 3 टॉपिक इस वीडियो में अभी कवर हुआ दोस्तों, अभी और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग का 4th जो टॉपिक है वो मच्छर है, और आपको पता ही है दोस्तों कि मच्छर से भी संबंधित आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसमें इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार का मच्छर होता है। ठीक है, आखिर जब देखते हैं कि हम लोग सोते हैं तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा काटती है। आखिर मच्छर हम लोगों को ढूंढ कैसे लेती है, कैसे जान पाती है कि यहाँ पे कोई होगा, मैं उसके शरीर के ऊपर बैठ जाती हूँ और उसको डंक मारती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मच्छर के बारे में, फैक्ट को समझते हैं, किस प्रकार से हमें ढूंढती है, कैसे ढूंढती है, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, देखिए मच्छर हमारे शरीर की गंध को, ठीक है, मच्छर जो होती है हमारे शरीर की गंध को, खास करके पैरों के तलवे की गंध को, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। और मच्छर के पास एक क्वालिटी होती है, और किस प्रकार की क्वालिटी होती है, वो हमारे शरीर की गंध को, और खास करके जो होता है दोस्तों पैर का तलवा होता है उसका गंध, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। कौन? मच्छर। ठीक है, अरे भाई ये तो मच्छर में बहुत ही अजीब क्वालिटी है दोस्तों। ठीक है, कि मच्छर जो होते हैं हमारे शरीर की गंध से भी हमको ढूंढ लेती है, तलवे की गंध से भी ढूंढ लेती है, और शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को मच्छर के बारे में फर्स्ट फैक्ट तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। मच्छर जो होती है पानी में अंडे देती है। कहाँ अंडे देती है ना, पानी में अंडे देती है। आप देखे होंगे कि मच्छर को जितना भी होता है दोस्तों, प्यूपा, लार्वा जितना भी होता है दोस्तों, मच्छर पानी में ही अंडे देती है। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है, और यही क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों सीटेट 2022 में पूछा हुआ था, सीटेट 2021 में पूछा हुआ था, सीटेट 2020 में पूछा हुआ था कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो बीमारी होती है दोस्तों मच्छरों द्वारा फैलती है। ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ें। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। और मक्खी से क्या होती है दोस्तों, कौन कौन सी बीमारी होती है ना, डायरिया होती है, हैजा होती है, टाइफाइड होता है। इस प्रकार की बीमारी फैलती है किसके कारण ना, मक्खी के कारण। ठीक है, अब क्यों फैलती है देखिएगा कि मक्खी अपने पैरों में बीमारियों के कीटाणु लाती है। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे प्रदूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम क्या हो जाते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिएगा मक्खी जो होती है दोस्तों भन बनाती हमारे क्या करती है, हमारे खाने पर यानी बिना ढके खाने पर आकर के बैठ जाती है और उसे प्रदूषित कर देती है। अब उसे प्रदूषित कैसे करती है ना, मक्खी अपने पैरों में क्या लाती है ना, बीमारियों के कीटाणु लाती है। ठीक है, और वह क्या करती है ना, बिना ढके हुए खाने पर बैठ जाती है और उसको प्रदूषित कर देती है। और हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, बोलेगा अरे मक्खी तो बैठा उसमें क्या है। ठीक है, हम लोग खा जाते हैं और हम लोग क्या पड़ जाते हैं ना,
बीमार पड़ जाते हैं, और जो हम लोग का बीमारी होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। या फिर हम लोग डायरिया से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर हम लोग हैजा से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर टाइफाइड से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि खाना को आप लोग ढक करके ही रखिएगा। अगर मक्खी ज़्यादा बैठ जाती है तो उस खाना को ना खाएं, क्योंकि उस खाना को खाने से आप लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछेगा, 110% आप लोगों का एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, आप लोगों को चैलेंज करके बोलते हैं क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ना कि ऑनलाइन, और एग्जाम का डेट भी सीबीएसई द्वारा फिक्स किया गया है 20 अगस्त। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मच्छरों से बचने के उपाय। आखिर इससे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मच्छर के बारे में डिस्कस तो किए, तो मच्छरों से बचने के उपाय क्या क्या हो सकता है। देखिए, तो मच्छरों के बचने से फर्स्ट उपाय क्या है, घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। और आप लोग को बताना है दोस्तों कि डीडीटी क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, तो जिसको समझ में आया वो कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि डीडीटी क्या होता है। ठीक है, तो मच्छरों से बचने के फर्स्ट उपाय क्या होना चाहिए कि घरों में डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्या होना चाहिए दोस्तों, आसपास पानी जमा होने ना दीजिए, और आसपास जितना भी पानी जमा होता है दोस्तों, नली वगैरह है, तो वह सब में पानी जमा होने मत दीजिए। ठीक है, आगे देखो कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हम लोग क्या करते हैं ना, पानी के बर्तन में क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई कोई घर में तो हम देखें दोस्तों 1 सप्ताह, किसी में तो 10 दिन तक बर्तन में पानी रख देता है, और टंकी भी एकदम रख देता है दोस्तों सालों साल। ठीक है, और कूलर को भी मान के चलते हैं कि गर्मी का मौसम समाप्त हुआ तो कूलर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसको फिर अगले सीजन में निकाल के देख रहा है, तो अगले सीजन में निकाल के जब देख रहा है दोस्तों, तो उसमें बहुत ही बड़ा बड़ा मच्छर हो जाता है। ठीक है, तो मच्छरों से बचने का यह बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि पानी के बर्तन को जो है दोस्तों साफ रखें, अपने घर के टंकी को भी साफ रखें, और अपने घर में जो कूलर वगैरह है दोस्तों उसको भी साफ रखें। ठीक है, मच्छरों से बचने के फोर्थ उपाय क्या है ना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। आप लोग सोते वक्त क्या कीजिए दोस्तों ना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, इससे भी क्या होगी ना, मच्छरों से हमें सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कहीं पे पानी बहुत ही ज़्यादा जमा हो गया है, तो जमा हुआ पानी में क्या कीजिए ना, मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए। ठीक है, मिट्टी का तेल छिड़क देने से क्या होगी ना, वहाँ पे अगर लार्वा होगा, प्यूपा होगा, कुछ भी होगा, या फिर मच्छर भी हो गया है, तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो जमा हुआ पानी में क्या कीजिए ना, मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए, इससे भी हम लोगों को क्या होगा ना, मच्छरों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के अंडे को खा जाती है। और क्या करना चाहिए दोस्तों हम लोगों को मच्छरों से बचने के लिए ना, पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मछली को डाल देना चाहिए, क्योंकि मछलियां क्या करती है ना, मच्छरों के अंडे को खा जाती है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन उपाय क्या है दोस्तों कि रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जितना भी जमा हुआ पानी रहता है दोस्तों, उसी में मलेरिया के मच्छर पैदा होता है, जन्म लेता है। इसीलिए मच्छरों के जनन को रोकने के लिए, जन्म या फिर जनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे जमा हुआ है दोस्तों पानी, तो उसी में जो होता है मच्छर का जन्म बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए मच्छरों के जनन को रोकने के लिए क्या कर जाना चाहिए ना, ऑयल डाल देना चाहिए। अब ऑयल डालने से क्या होगा दोस्तों ना, ऑयल डालने से क्या हो जाएगा कि उस पानी की सतह का जो सरफेस टेंशन होगा वो घट जाएगा, और घटने से क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं बाहर निकलेगी ना ही अंदर जाएगी, इससे क्या होगा ना, मच्छर मर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रेशम का कीड़ा। और रेशम का कीड़ा में वही फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पूछा गया है। आप लोग रेशम का कीड़ा आप लोग यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट में देख सकते हैं, अंग्रेजी में इसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक है, रेशम की कीड़ा अपनी माता को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यहाँ पे सही नहीं होगा दोस्तों, से ही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि रेशम का कीड़ा जो होती है दोस्तों अपनी मादा को, ठीक है, अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। और यही पॉइंट है दोस्तों जो रेशम का कीड़ा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है,
110% यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने यहाँ पे वही पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रेशम का कीड़ा यानी रेशम उत्पादन जो होता है दोस्तों, उसकी मतलब रेशम उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों कि रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं ना, सेरीकल्चर कहते हैं। ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और चूहा की बात कर लेते हैं हम लोग। चूहा को अंग्रेजी में रैट कहते हैं, इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं। तो चूहा के बारे में सबसे पहले हम लोग इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। चूहा का डीएनए और मनुष्य का डीएनए तो जो होती है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। ठीक है, जैसे कोई भी रिसर्च वगैरह होता है, कोई भी वैक्सीन की रिसर्च होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद मनुष्य के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए चूहा से आपके सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछने की संभावना है, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। चूहा जो होती है अधिक देख नहीं पाती है, उसका जो होता है देखने की क्षमता बहुत ही कम होता है। लेकिन जिसका देखने की क्षमता कम होता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो भगवान इसको दिया ही होगा। तो देखिए इसको क्या दिया है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन चूहे में सूंघने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। छूने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट है, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 5 से 6 टॉपिक को कवर किए हैं। इसी प्रकार का वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। आप लोग दिल थाम करके बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का अब जो है धाकड़ तैयारी होने वाला है। ठीक है, जितना दिन दिया है दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस दिन में आप लोगों का जो है सीटेट का तैयारी बहुत ही फाड़ू तरीके से होगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों पक्षी के बारे में बेसिक बेसिक बातें। 2022 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों पक्षी से संबंधित, कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी के अंदर में आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं सिर्फ जितना यहाँ पे ये जो नोट्स है, ठीक है, आप सिर्फ इस नोट्स को आप लोग सिर्फ कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 से आपके सीटेट के एग्जाम में इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए नंबर 1, तो पक्षी से संबंधित नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। और यही क्वेश्चन आपके सीटेट 2022 में पूछा हुआ था कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है। तो देख लीजिए दोस्तों कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है, न केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, आगे देखो नंबर 2 पॉइंट में, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, अब बता अंडे से बच्चा ही नहीं निकलेगा, डायनासोर नहीं निकलेगा दोस्तों। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाती है। और पक्षी का नेचर ही होता है ये वाला दोस्तों, क्या होता है कि जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं ना, तो वो घोंसले को छोड़ करके उड़ जाती है। ठीक है, और उड़ करके कहाँ जाती है, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि घोंसला को छोड़ करके पक्षी जो है दोस्तों, देखिएगा ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि घोंसला को छोड़ करके पक्षी अलग अलग जगह चली जाती है, जैसे पेड़ों पर। ठीक है, जैसे कहाँ पर दोस्तों ना, जैसे पेड़ों पर, आगे देख लीजिए जमीन पर और पानी में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट में क्या जाने दोस्तों हम लोग कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है, अंडे देने के लिए। ठीक है, नंबर 2 में जाने दोस्तों हम लोग कि जब यानी अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसले को छोड़ करके चली जाती है। और कहाँ जाती है दोस्तों, हम लोग क्या जाने ना कि नंबर 1 पेड़ों पर जाती है, नंबर 2 जमीन पर, या फिर पानी में। ये 3 चीज में रहती है कौन दोस्तों, न पक्षी। ठीक है, आगे देखो ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनकी सिर के दोनों तरफ होती है। देखिएगा दोस्तों ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती है उनके सिर की दोनों तरफ होती है। जैसे सपोज दैट दोस्तों कि ये वाला आपका पक्षी है ना, ये सिर है, तो सिर के दोनों और मतलब यहाँ पे आंख रहता है और यहाँ पे आंख रहता है। ठीक है, सिर के दोनों और उसकी आंखें होती है। जैसे कि आप लोग कबूतर को देखे होंगे, आप लोग मैना को देखे होंगे, आप लोग कौवा को देखे होंगे, ये सभी पक्षियों को आप लोग देखे होंगे। उनकी जो आंखें होती है उनके सिर की दोनों ओर होती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखो, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकती है। अब पक्षी जो होता है कि एक बार में,
ठीक है, एक बार में दो अलग अलग वस्तु पर नजर रख सकती है या फिर उस पर नजर रख सकता है। ठीक है, सॉरी, देख सकता है या फिर उस पर नजर रख सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। यदि पक्षी चाहे तो यह वस्तु को भी देख सकता है और यह वस्तु को भी देख सकता है। ठीक है, यानी पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है या फिर उस पर नजर रख सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जब पक्षी अलग अलग चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब पक्षी अलग अलग चीजों पर, जैसे ये एक चीज है, ये एक चीज है, जब पक्षी जो होता है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, जब अलग अलग चीजों पर देखने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसका देखने का जो दायरा होता है ना, देखने का जो डिस्टेंस होता है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यदि कोई भी पक्षी अगर एक ही वस्तु पर अपना ध्यान को केंद्रित करता है तो उसको धुंधला नजर आता है। उसको क्या आता है ना, धुंधला नजर आता है। ठीक है, क्योंकि पक्षी जो होती है दोस्तों अपने गर्दन को घुमा नहीं सकता है ना, इधर उधर घुमा नहीं सकता है ना। सॉरी दोस्तों, यही पक्षी अपने गर्दन को तो घुमा सकते हैं लेकिन अपनी आंख को नहीं घुमा सकता है। सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, कि पक्षी जो है अपनी आंख को नहीं घुमा सकता है, अपनी पुतली को रोटेट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो गर्दन को घुमाती है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि पक्षी जो होता है अपना ध्यान अलग अलग वस्तु पर केंद्रित कर सकता है, लेकिन जब वो एक ही वस्तु पर फोकस कर रही होती है तो दोस्तों तो उसका देखने का दायरा घट जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि पक्षी अलग अलग चीजों को देखने पर अपना ध्यान को केंद्रित करती है तो उसका देखने का दायरा क्या होता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि जब पक्षी बिल्कुल सामने की ओर देखती है तो दोनों आंखें एक ही चीज पर फोकस करती है। जब पक्षी जो होता है बिल्कुल सामने की ओर देखती है, ठीक है, बिल्कुल सामने की ओर, है ना, बिल्कुल सामने की ओर देखती है तो उसकी दोनों आंखें जो होती है दोस्तों एक ही वस्तु पर फोकस करती है या फिर एक ही चीज पर फोकस करती है। ठीक है, आगे देखो, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। हम अभी क्या बताएं दोस्तों कि ज्यादातर पक्षियों की, ज्यादातर क्या दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली सभी पक्षी, है ना, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, इसीलिए वो अपने गर्दन को घुमा करके आसपास की वस्तु को देखती है। यह सही बात है। यदि पक्षी चाहेगी तो दोस्तों अपने आंखों की पुतली को नहीं रोटेट कर सकती है, नहीं घुमा सकती है, इसीलिए वो गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करती रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हमें लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमें भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है तो दोस्तों हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करती है। आप सभी को पता है कि पक्षियों के पंख होते हैं और पंख का क्या काम होता है ना, पक्षियों के पंख जो होती है दोस्तों उसके उड़ने में मदद करती है और उन्हें गर्माहट भी देती है। और पक्षियों के पंख जो होती है उन्हें गर्माहट भी देती है और उनके नए नए पंख आते रहते हैं। और पक्षी का पंख जो होता है वो नया नया निकलता रहता है और पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उसका पुराना पंख जो है दोस्तों वो झड़ता रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कबूतर का पंख जो होता है, कबूतर का पंख हम लोग ले लेते हैं, जब नीचे गिर जाता है तो कबूतर का पंख को हम लोग ले लेते हैं और अपने कान में जो है दोस्तों उसको घुसा करके जो कान में मेल वगैरह रहता है उस सबको बाहर निकालते हैं। ठीक है, किसकी मदद से ना, कबूतर का पंख की मदद से। ठीक है, आगे देखिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पक्षी जो होती है, पक्षी यानी पशु पक्षी को जो होता है दोस्तों खतरों का पता सबसे पहले चल जाता है। इसीलिए कुछ पक्षी ऐसा भी होता है कि खतरों के लिए वो अलग अलग आवाजें निकालती हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकालती है, यानी कोई भी दुश्मन अगर देखेगा कि आकाश मार्ग से उड़ती हुई आ रही है तो उसके लिए कुछ और आवाज निकालती है। और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालती है। इस प्रकार की घटना हुआ था दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वहां के जनजाति, रहने वाले जनजाति लोग थे दोस्तों संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति जो थे दोस्तों वो लोग तो मतलब जंगल में ही रहता है। ठीक है, तो पशु पक्षी का क्या बोल रहा है उसका भाषा को समझता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार में खतरा आने वाला था। तो खतरा आने वाला था दोस्तों कि पशु पक्षी ने उनको संकेत दे दिया था। तो अंडमान और निकोबार में जितने भी जनजाति रहते थे दोस्तों उस द्वीप को छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, जिससे उन लोग का जान बच गया। ठीक है, अगर वही चीज, अगर वही जानवर का भाषा और पक्षी का भाषा को अगर नहीं समझ सकता तो उन लोग का जान खतरे में पड़ जाता। ठीक है, देखिए पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। और पक्षियों के कान आप लोग देखे हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों,
आप लोग पक्षियों के कान देखे हैं? हमें लगता है कि कोई भी ऐसा बंधुगण नहीं है जो कि पक्षियों के कान को देखा है। क्यों? क्योंकि पक्षी के कान होते ही नहीं है, ठीक है? पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं और पक्षियों के सिर के सिर के दोनों ओर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जो पंखों से ढके होते हैं, उसके पंखों से ढके होते हैं। पक्षी इसी की मदद से सूंघती है और पक्षी जो होती है इसी की मदद से क्या करती है ना, सूंघती है, ठीक है? किसी की बातों को, जानवर की बातों को, ठीक है? वो मनुष्य की है या फिर जानवर की आवाज़ है, उसको सुन करके महसूस कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या जान गए दोस्तों पक्षी के बारे में, कि पक्षी जो होती है अंडे पर सॉरी घोंसला क्यों बनाती है? अंडे देने के लिए बनाती है, ठीक है? जब वो अंडे से बच्चा निकल जाता है तो वह घोंसले को छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद हम लोग क्या जाने दोस्तों, मेन पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। ये सब जो मैं बार बार पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? कि नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस किया कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है, अंडे देने के लिए, है ना? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, तो पक्षी जो है अपने घोंसला को छोड़ करके चली जाती है। कहाँ कहाँ जाती है दोस्तों? नंबर वन, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में, ठीक है? उसके बाद हम लोग जाने दोस्तों कि खतरों के लिए कुछ पक्षी जो होती है खतरों के निशान के लिए क्या करती है ना, कुछ कुछ आवाज़ निकालती है, ठीक है? जैसे कोई अगर दुश्मन उड़ करके आ रहा तो उसके लिए कुछ और आवाज़ निकालती है, या फिर मान के चलते हैं कि कोई दुश्मन अगर सामने से आ रहा तो मतलब उसके लिए कुछ और निकालती है आवाज़, है ना? तो पक्षियों के कान नहीं होते हैं, ठीक है? अब देखिए कि दोनों सिर की तरफ छोटी-छोटी छेद होते हैं, जो कि पंखों से ढके होते हैं और पक्षी जो है इसी की मदद से सूंघती है, ठीक है? आगे देखिए, अगर हम पंछी की बात करते हैं तो बसंत गौरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सीटेट 2022 की बात कर लें, 2021 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, जितना भी सीटेट का एग्जाम हुआ दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे बसंत गौरी से क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है? हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में सीटेट का बसंत गौरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि आपके सीटेट में पूछने लायक है, ठीक है? या फिर सीटेट में पूछा गया है। तो बसंत गौरी जो होती है गर्मियों के मौसम में टुक 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 करती रहती है, ठीक है? यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि कौन सी पक्षी गर्मियों के मौसम में टुक टुक करती रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, बसंत गौरी, ठीक है? और बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, कहाँ पर अंडे देती है? तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर सबसे पहले घोंसला बनाती है, यानी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है और उसके बाद उसमें अंडे देती है, ठीक है? तो दोस्तों बसंत गौरी के बारे में हमें लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। और कंठ फड़वा, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में वुड पेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वुड पेकर, यानी कंठ फड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। और कंठ फड़वा जो होती है दोस्तों, वो बसंत गौरी की तरह ही क्या करती है ना, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है? यह वीडियो को कम मत आइए, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीटेट के एग्जाम में पक्षी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एकदम अच्छा से स्कोर कर सकता है। आगे देखिए, अगर बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में, तो दर्जन चिड़िया से भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दर्जन चिड़िया के बारे में नंबर फर्स्ट, कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है? तो कौन सी चिड़िया? दर्जन चिड़िया, ठीक है? यह घोंसला जो होती है कि थैली जैसी दिखाई देती है, जिस प्रकार ऐसे थैली नहीं होता दोस्तों, ऐसे थैली, तो ठीक इसी प्रकार से जो होता दर्जन चिड़िया की घोंसला दिखाई देता है, ठीक है? आगे देखो, अब बात कर लेते हैं कौवा के बारे में। और आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कबूतर, कौवा, ये सब जितना भी पक्षी है दोस्तों। और एकदम आपको ज्यादा याद रखना ही नहीं होता है, किसी में 3 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए तो आपका सीटेट के एग्जाम में क्या होगा ना, आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं पक्षी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए कौवा, कौवा अपने घोंसला जो होती है पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि कौवा जो होती है अपने घोंसला कहाँ पर बनाती है ना, पेड़ की ऊंची
डाल पर बनाती है। चलिए अब फिर बात कर लेते हैं कि कौवे अपने घोंसले को बनाने के लिए किस वस्तु का उपयोग करता है। तो इसके घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी उपयोग में इस्तेमाल में होती है। ठीक है, इस्तेमाल करती है। तो कौवा जो अपना घोंसला बनाती है उसके लिए क्या क्या उपयोग करती है ना, लोहे का तार, नंबर फर्स्ट लोहे का तार, और उसमें लकड़ी की टहनियाँ भी होती है। क्या होती है ना, लकड़ी की टहनियाँ का भी इस्तेमाल करती है कौवा अपना घोंसला बनाने में। ठीक है, आगे देखिए, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कोयल पक्षी जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक सीटेट के एग्जाम में, हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि कोयल अपना घोंसला कहाँ बनाता है या फिर कोयल अंडा कहाँ देती है। तो देख लीजिए दोस्तों यह पॉइंट कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल जो होता है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा जो होता है अपना अंडा को तो सेता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है दोस्तों कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, आगे देखिए कि पंछियों के पंजे से भी संबंधित आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पक्षियों के पंजे से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए, जल में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होती है। ऐसा पक्षी जो जल में तैर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपको बोल सकते हैं डक, श्वान, हंस हो गया, बतख हो गया, ये सब सारा पक्षी है दोस्तों जो कि कहाँ पर तैर सकते हैं, जल में तैर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो पंजा होता है वो झिल्लीदार होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके सीटेट में पूछा हुआ था कि कौन सी पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होती है, यानी जल में तैरने वाली पक्षी, और या फिर मान के चलते हैं वहां पे दे दिया ऑप्शन में बतख, हंस, राजहंस, कुछ भी दे दे, है ना। यह झिल्लीदार पैर उसे तैरने में मदद करती है, यस, और उसका जो झिल्लीदार पैर होती है दोस्तों उसको तैरने में मदद करती है। ठीक है, उसको स्विमिंग में मदद करती है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिए हैं कि जैसे बतख हो गया, राजहंस हो गया, पेलिकन पक्षी के पैर, ये सब जितना भी पक्षी है दोस्तों, ये सब जो होता है इसका पैर जो होता है झिल्लीदार होती है, झिल्ली टाइप की होती है, और ये जल में आराम से तैर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ है दोस्तों बताइए। हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे देखो, जिन पक्षियों के पंजों, सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो गया हमें भी पता नहीं चला। देखिए दोस्तों कि जिन पक्षियों के पंजे में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे डालियों पर बैठने में उसकी मदद करती है। जैसे कि गौरैया की पक्षी क्या होती है दोस्तों कि आगे की तरफ 3 फैली हुई उंगलियां होती है, आगे की तरफ 3 ठो उंगली और पीछे में 1 ठो उंगली। ठीक है, आगे की तरफ 3 ठो और पीछे की तरफ 1 ठो उंगली। तो इस प्रकार की पक्षी जो होती है दोस्तों, उसके पंजे जो होती है वो डालियों पर बैठने में उसकी मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं गौरैया यानी स्पैरो बर्ड। ठीक है, आगे देखो कि आगे की ओर फैला हुआ पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करती है, और ठीक है, ऐसा पंजा जो कि आगे की ओर फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा पक्षी का पैर जो कि आगे की ओर फैला हुआ है वह नरम सतह पर चलने में क्या करती है, उसकी मदद करती है। और नरम सतह क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। आगे देखो, जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती है वह पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। और दोस्तों देखिएगा, जिन पक्षियों की टांगें और पैर की उंगलियां क्या होती है ना, लंबी होती है, या फिर टांग उसका लंबा या फिर उसकी पैरों की उंगलियां लंबी होनी चाहिए, वह पक्षी जो होती है किनारों वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेता है और पानी में जाकर के मछलियों का शिकार आसानी से कर लेता है, जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए तो सारस, बगुला आदि। सारस जो होता है दोस्तों, उसका पैर जो होता है, उसका पंजा, पैरों की उंगलियां जो होती है लंबी लंबी होती है। बगुला का भी उसी प्रकार का होता है। तो सारस भी क्या करती है ना, मछली का शिकार आसानी से कर लेती है, और बगुला भी जो होता है मछली का शिकार आसानी से कर लेता है। ठीक है, जिन पक्षियों के पंजे मजबूत, यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिन पक्षियों के पंजे मजबूत, थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों
कि जिन पक्षियों के पंजे जो होता है मजबूत होना चाहिए, थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए और तेज नाखूनों वाला होना चाहिए, वह पक्षी क्या करती है, शिकार को पकड़ने में क्या करती है, उसका मदद करती है। जैसे हो गया चील। चील का देखिएगा दोस्तों कि उसका पंजा जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, और उसका नाखून जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज धार वाला होता है। ठीक है, यानी चील। चील जो होता है, चील, गिद्ध हो गया, और उल्लू। उल्लू जो होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लेना दोस्तों अपने पंजे से तो उसको चीर फाड़ सकता है। ठीक है, और चील, गिद्ध भी सेम इसी प्रजाति का क्या है ना, पक्षी है। चील भी क्या करता है, चील और गिद्ध किसी वस्तु के जानवर सॉरी किसी जानवर का जो होता है दोस्तों कि मर गया, यानी अवशेष है ना, कि कोई भी जानवर अगर मर गया तो क्या करता है, उसको अपने पंजे से चीर फाड़ करके खा जाता है और वो जगह को साफ कर देता है। ठीक है, और ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि चील बोलिए या फिर गिद्ध बोलिए, दोनों का दोनों पक्षी के पंजे जो होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखूनों वाला होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पक्षी वध से संबंधित जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था दोस्तों। अब ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो पक्षी वाला टॉपिक आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और पक्षी से जितना भी पक्षी से संबंधित जितना भी आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे दोस्तों स्लॉथ के बारे में, उसके बाद बाघ के बारे में, फिर हाथी के बारे में, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जितने भी संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में जानवर से, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लॉथ। ठीक है, आप लोग इसको फिगर में देख सकते हैं दोस्तों कि स्लॉथ देखिए किस प्रकार का जानवर होता है। मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर भी लगाया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पिक्चराइज तरीके से भी देख सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए दोस्तों स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट पॉइंट दोस्तों स्लॉथ के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों कि स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। देखिए दोस्तों यह जो जानवर होता है, कौन सा जानवर दोस्तों, ना स्लॉथ जानवर। ठीक है, यह जो है भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर है दोस्तों, है ना। आगे देखो, फिर नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ दोस्तों यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सीटेट 2022 में आपका स्लॉथ जानवर से क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, कि भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। यह जो है दोस्तों 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है, बताओ कौन सा जानवर है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था तो दोस्तों 2022 में। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है दोस्तों स्लॉथ जानवर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट में स्लॉथ जानवर के बारे में क्या जाने दोस्तों, यह भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। नंबर 2 पॉइंट में इसके बारे में जान गया दोस्तों, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में, यह एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है और इसका पर्पस क्या रहता है दोस्तों, सोच करने के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब जरा देखिए दोस्तों, अब कहीं कहीं पे लिखा हुआ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह जानवर जो होता है दोस्तों यानी स्लॉथ जानवर यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और कहीं अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ दोस्तों अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन एक्चुअल अगर एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग चले दोस्तों यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है और यहाँ पे गूगल का भी कहना है दोस्तों कि यह जो है यह मध्य अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। लेकिन ये जो है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और ये यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों बात सच है दोस्तों, यह जो है ये दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है और आपका दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, स्लॉथ जानवर है जो वह अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों नंबर 4 पॉइंट, न स्लॉथ एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक करके सोता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्लॉथ जानवर के बारे में, यहाँ से कई बार आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है,
तो हम लोग फर्स्ट में क्या जान गए दोस्तों ना, स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान गए दोस्तों इसके बारे में कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जाने यह दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग जान गए दोस्तों इसके बारे में कि स्लॉथ जो है वो एक दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक करके सोता है। यहाँ तक हमें लगता है समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है दोस्तों स्लॉथ के बारे में, स्लॉथ एक शाकाहारी जानवर है। क्या है दोस्तों ना, शाकाहारी जानवर है। अब बताइए हम लोग क्या जाने दोस्तों कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। अब बताओ पत्ती कौन खाता है दोस्तों, शाकाहारी जानवर ही ना खाता है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, वो सब मांसाहारी जानवर है दोस्तों। ठीक है, लेकिन स्लॉथ जो है वो शाकाहारी जानवर है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है आपके सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम में। स्लॉथ का जीवन काल जो होता है दोस्तों 40 साल तक होता है। कितना होता है, 40 साल तक स्लॉथ का जीवन काल होता है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ रहे स्लॉथ जानवर की विशेषता। अगर हम विशेषता की बात कर लेते हैं तो स्लॉथ जानवर की ऊंचाई कितनी होती है, तो स्लॉथ जानवर की जो लंबाई होती है दोस्तों 5 से 6 फीट होती है। कितनी ना, 5 से 6 फीट उसकी लंबाई होती है। अब देखिए दोस्तों इसका जो वजन होता है, ये वजन 90 से 140 किलो तक होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी के किताब में लिखा है 2.2। आपका देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.2 आपका। ठीक है, 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी तक, है ना। तो ये भी बात सही है दोस्तों, 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी, ये भी सही है। लेकिन जो है दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्लॉथ जानवर का सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं होता है दोस्तों, इसका कई प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी जो है दोस्तों ये सबसे छोटी प्रजाति का वेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो नोट डाउन किया हुआ हूँ दोस्तों, लिखा हुआ हूँ कि इसका जो वजन है 90 से 140 किलो तक होता है। ये जो होता है दोस्तों एकदम भालू जैसा ही होता है, उसका यहाँ पे वजन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में ये जो लिखा हुआ है दोस्तों 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी तक, ये भी आपका सही है। ठीक है, बशर्ते क्या दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि बशर्ते ये है कि ये सबसे छोटी प्रजाति की वेट होती है। और ये सबसे और ये जो वेट है दोस्तों 90 से लेकर के 140 किलो तक, ये जो होती है भालू जैसी प्रजाति का वेट होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, स्लॉथ के बारे में। और आप लोग अभी देखें कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए हैं कि स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी भालू वाली प्रजाति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। हमें लगता है कि इस पॉइंट में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो बातें लिखा वो भी सच है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 90 से 140 किलो तक भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी तक भी होता है। ये छोटी प्रजाति और बड़ी प्रजाति का सिर्फ अंतर है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिए, छाती पर भी आकार की सफेद जीन होती है। सॉरी, यहाँ पे जीन नहीं, यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए था दोस्तों। मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा कि छाती पर क्या होता है, स्लॉथ जानवर का जो छाती होता है, चेस्ट जो होता है दोस्तों, उसमें भी का आकार की सफेद चिन्ह होती है। कैसा ना, भी आकार का सफेद चिन्ह होता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसके बारे में, इसका थूथन जो होता है हल्के रंग का होता है। और इसका थूथन जो होता है भाई मेरे बंधु मेरे, वो हल्के रंग का होता है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों ने। इसके पंजे जो होती है किस प्रकार की होती है, स्लॉथ जानवर का पंजा जो होता है वो घुमावदार होता है। ना कैसा होता है दोस्तों, ना घुमावदार होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये पॉइंट जो है दोस्तों आपको किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारे देखेगा दोस्तों वही चीज बताते हैं जो कि मान के चलते हैं 1-2 पॉइंट, है ना, 1-2 पॉइंट बताते हैं। लेकिन मैं जितना स्लॉथ जानवर के ऊपर सारे इतना पॉइंट्स लेकर के आया दोस्तों, इतना पॉइंट्स आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपका वही क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आपका 2022 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ है। हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन भी पूछ जाए, लेकिन सिलेबस आपका वही है, टॉपिक आपका वही रहेगा, लेकिन हो सकता है दोस्तों कुछ न्यू क्वेश्चन पूछ जाए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ न्यू पॉइंट्स को भी ऐड किया है।
तो देखो दोस्तों, स्लॉथ का गर्भकाल जो होता है दोस्तों 7 महीने तक रहता है। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, यह जानवर अगर बच्चे को जन्म देती है तो दोस्तों कितने बच्चे को जन्म देती है? एक साथ जो होता है दोस्तों 1 से 3 बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, कोई कोई स्लॉथ जानवर जो होता है दोस्तों 1 बच्चे को भी जन्म देता है, कोई कोई जो होता है दोस्तों 2 बच्चे को भी जन्म देती है, कोई कोई स्लॉथ जानवर जो होता है दोस्तों 3 बच्चे को भी जन्म देती है, लेकिन 3 से ज़्यादा बच्चे को जन्म नहीं देती है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा नंबर 2 टॉपिक है दोस्तों, ये किसके बारे में? बाघ के बारे में। और आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, बाघ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ना? टाइगर कहा जाता है। इसमें तो कोई दो वाली बात नहीं है, दो राय वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे बाघ के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दोस्तों स्लॉथ जानवर के बारे में मैंने जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस किया, वहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं लेकर के आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना? और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना बाघ के बारे में। तो इसका आप लोग पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों कि बाघ किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बाघ के दांत जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। और हमें ये पता है दोस्तों, हर वर्ष जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे घ होना चाहिए, ग हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा कि हर वर्ष जो है दोस्तों 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम जुलाई 2023 में पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो 2023 में नहीं ना पूछेगा दोस्तों। आपका सिलेबस वही है, सारे टॉपिक्स वही हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन अलग होगा, आपका हुब टू हुब क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों बाघ के बारे में। तो देखिए, बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय काले रंग की धारियां? यानी काले रंग की धारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग ये पॉइंट को तो समझ गए कि बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन काले रंग की धारियां का मतलब क्या होता है भाई मेरे? तो चलिए दोस्तों इसके फिगर के ऊपर जाते हैं और काले रंग की धारियां जरा देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये सब जो काला काला है ना दोस्तों, इसी को ही बोलते हैं धारियां। ठीक है ना? ये सब देखिए काली काली नहीं है दोस्तों, ये सब काली काली, तो यही सब को बोलते हैं दोस्तों कि बाघ के शरीर पर क्या होता है ना? काले रंग की धारियां होती है। ठीक है, तो चलिए फिर वहीं पे चलते हैं दोस्तों, जहां पर हम लोग ने डिस्कस किया कि बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं। यस, अब इसका वेट अगर हम जान लेते हैं दोस्तों कि एक बाघ का कितना औसतन वेट होता है, तो एक बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। कितना दोस्तों? ना 300 किलोग्राम तक होता है ना? फिर जो ये पॉइंट जो है दोस्तों, इसका अगला पॉइंट मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हम लोग अंधेरे में तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे जो है, हमसे कहने का मतलब मनुष्य से, ठीक है, मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, इसकी मूछे रास्ता ढूंढने, शिकार करने व हवा का कंपन समझने में सहायक करती है। और बाघ का जो मूछ होता है भाई मेरे बंधु मेरे, तो वह कौन सी काम करता है दोस्तों ना? रास्ता ढूंढने का, उसके बाद शिकार करने का, और हवा का कंपन को समझने में क्या करती है ना? मदद करती है दोस्तों बाघ को। ठीक है, आगे देखो, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। अब मैंने यहाँ पे जब मैंने फिगर पर गया दोस्तों, तो वहाँ पे देखें कि काला काला धारियां हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ फिगर के ऊपर जा करके। देखिए, ये जरा देखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये जो है काला काला तो धारियां है ही, लेकिन इसके साथ जो है दोस्तों पीली धारियां भी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं धारियां दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया दोस्तों कि बाघ का जो शरीर होता है उसमें काले रंग की धारियां होती हैं, लेकिन उसमें पीली रंग की भी धारियां होती है दोस्तों। इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, है ना? इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दोस्तों कि यानी बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, अब कभी कभार पूछ लिया जाता है दोस्तों यह किस प्रजाति का जानवर होता है,
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह बिल्ली प्रजाति का एक बड़ा जानवर है। ठीक है, आगे देखो, बाघ जो होता है दोस्तों, ये एक मांसाहारी जानवर होता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और ये बेसिक सा पॉइंट है दोस्तों बाघ के बारे में। ठीक है, आगे, यानी बाघ के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। यह सही बात है कि बाघ के पंजे जो वो होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। वो जो होता है दोस्तों मनुष्य को फाड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले उसको मारता है, उसके बाद फाड़ देता है। जब बताइए दोस्तों यहाँ पे, है ना, यानी जब वो फाड़ देता है तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाघ का पंजा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और एक बाघ जो है दोस्तों 10 से 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यस, ये भी बात में सच्चाई दोस्तों, 110% सच्चाई है कि एक बाघ जो होता है वो 10 से 15 साल तक ही जीवित रहता है, उससे ज़्यादा आपका जीवित नहीं रह पाता है दोस्तों। आगे देखो, आगे फिर है दोस्तों, एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। ठीक, एक बाघ जो होता है दूसरे बाघ को किस प्रकार से पहचानता है दोस्तों, न उसका मलमूत्र के द्वारा पहचान लेता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सीटेट 2022 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, और बहुत ही मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों, जिस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सिर्फ वही डायरेक्शन पे आप लोग जाइए दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता जो मिलेगी दोस्तों वो ताबड़तोड़ सफलता मिलेगी, एकदम गर्दा वाला सफलता मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों आप जनरल से है तो आपको 89 नंबर लाना होगा तो आप वही लाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि हमारे चैनल सीटेट वाला से आप लोग जुड़े हुए रहते हैं और आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 110, 120 और जो बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते दोस्तों उसका 130 से अबव आएगा। ठीक है, मैं आपको यह गारंटी देता हूं, मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं। ठीक है, और मैं आप लोगों से यह वादा भी करता हूं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं बाघ के बारे में। फिर क्या है, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने हुए आवाज में अंतर भाप लेता है। मीन्स क्या हुआ हो गया दोस्तों, इस पॉइंट को जरा समझिएगा। अगर देखिएगा दोस्तों कि अगर हवा से अगर कुछ हिल रहा है, झाड़ियां वगैरह हिल रहा है, तो बाघ को पता चल जाता है नहीं ये हवा से हिल रहा है। अगर कोई वहां पे आदमी है, अगर कोई दूसरा जानवर है, फिर वो झाड़ियां हिल रहा है, तो बाघ को यह पता चल जाता है नहीं वहां पे कोई शिकार जरूर है। ठीक है, तो बाघ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट आपके क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों बाघ के बारे में। तो एक बाघ जो होता है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, मतलब एक गाड़ी से भी तेज। 1 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ सकता है ना, 65 किलोमीटर दौड़ सकता है एक बाघ। ठीक है, और ये पॉइंट आपको दोस्तों कहीं भी किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हूँ, अलग अलग पॉइंट्स को ऐड किया हूँ, न्यू पॉइंट्स को ऐड किया हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इन साल जो है दोस्तों कुछ न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बाघ का गर्भकाल जो होता है वो 3.5 महीने का होता है। कितना होता है? 3.5 महीने का होता है दोस्तों। ठीक, और बाघ का वैज्ञानिक नाम जो होता है दोस्तों ना पैंथेरा टाइग्रिस होता है। और ये पॉइंट आपको दोस्तों कहीं पे नहीं मिलेगा। और इन साल के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन के रूप में ये इस पॉइंट को आप लोग जान सकते हैं कि एक बाघ का जो होता है वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आप लोगों को नजर आ रहा ना, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका ना, बाघ का। ठीक है, ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पक्षी का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, जैसे मोर का पूछा जाता है, जैसे कोयल का पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में पक्षी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों हमें लगता है कि बाघ के बारे में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे फिर हम लोग जानते हैं दोस्तों हाथी के बारे में। आपके सीटेट के पेपर में देखेगा दोस्तों, हाथी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिलेबस आपका वही है दोस्तों, पुराना सिलेबस ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों ना, कुछ न्यू क्वेश्चन को ऐड करेगा। क्वेश्चन वो नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे वाक्य को चेंजेस देखने को मिलेगा, कुछ शब्द में चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना, और कुछ क्वेश्चंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखो हाथी के बारे में, तो सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए दोस्तों हाथी का। हाथी तो देखे ही होंगे आप लोग, लेकिन हाथी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को नहीं जानते हैं आप लोग, तो जरा देखिएगा। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है ना। हाथी को जो है दोस्तों पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आगे इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब ज़रा बताइएगा दोस्तों कि हाथी जो होता है पानी और कीचड़ के साथ खेलता है, इसका मुख्य रीज़न क्या है। तो इसका मुख्य रीज़न है दोस्तों, इससे जो होता है उसके शरीर को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है, इसीलिए पानी और कीचड़ से खेलना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखो, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर पंखा करता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाथी के कान जो होता है वो पंखे जैसे होते हैं। तो गर्मी लगने पर जो हाथी क्या करता है ना, कान हिला करके हवा करता रहता है, ठीक है। 3 महीने का हाथी, और ये पॉइंट भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ ना, 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है। तो 3 महीने हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम। कितना ना, 200 किलोग्राम होता है 3 महीने का हाथी का। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखो। अब ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट क्वेश्चन के रूप में आपका सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये आपका जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2022 में पूछा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बनाया है दोस्तों, वो सारे पॉइंट्स को ऐड किया है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। और मैंने कुछ कुछ नया पॉइंट्स को भी ऐड किया है, ठीक, ताकि आप लोगों का सीटेट जुलाई 2023 में कोई भी अगर जानवर से क्वेश्चन आ जाता है तो ना छूटे, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों 110% मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ वही पॉइंट्स को कर दीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़े दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो अगला पॉइंट, हाथी बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और ये पॉइंट भी क्वेश्चन के रूप में सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है, क्योंकि सीटेट 2022 जो है दोस्तों वो एक दिन में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग एग्जाम हुआ है। तो हर शिफ्ट में दोस्तों हाथी से क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे स्लॉथ जानवर से क्वेश्चन पूछा गया है, और हर शिफ्ट में दोस्तों हाथी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये 3 जानवर जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा, नंबर 1 स्लॉथ हो गया, नंबर 2 बाघ हो गया, नंबर 3 हाथी हो गया। ये 3 जानवर से जो होता है दोस्तों आपके स्टेटेट के पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों आगे, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हाथी जो है दोस्तों परेशानी में पड़ जाते हैं, यानी ठीक है, यानी किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हाथी क्या करता है ना, एक दूसरे का मदद करता है। यहाँ से यहाँ पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, हाथी जो होती है परेशानी आने पर, यानी अगर मान के चलते मुसीबत आने पर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे की मदद करता है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। मतलब नर हाथी नहीं रहता है दोस्तों, मादा हाथी ही होती है, ठीक है। यानी हथनियां ही केवल झुंड में होती है, हाथी झुंड में नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट 2021 में पूछा हुआ था कि एक झुंड में कितना हथनी और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में 10 से या 12 हथनी होती है
और बाकी बच्चे होते हैं। ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। झुंड से सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये पॉइंट तो दोस्तों एकदम 10 करोड़ का प्रोडक्ट है। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा दोस्तों, ये पॉइंट हाथी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथी के झुंड का नेता कौन होता है। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड का नेता होती है दोस्तों। ठीक है, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है। और हाथी जो होता है दोस्तों 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, और फिर वह झुंड को छोड़ करके चला जाता है। और फिर क्या करता है ना, वो झुंड को छोड़ करके चला जाता है। अगला पॉइंट, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हो सकता है दोस्तों इस बार आपका यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है ना, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और हाथी जो होता है दोस्तों वो कितने वर्षों तक जीवित रहता है, तो हाथी अमूमन जो होता है 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन एक ऐसा हाथी था, ठीक है, एक ऐसा हाथी था जो दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा जीवित रहा था, और वो वर्ष रहा था दोस्तों 82 वर्ष। ठीक है, इसीलिए मैंने ये भी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन सबसे दीर्घायु हाथी जो है वो 82 वर्ष का दर्ज किया गया है। मतलब सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला हाथी जो है दोस्तों वो कितने सालों तक रहा है ना, आपका 82 साल यानी 82 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपका सीटेट के पेपर में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता, आपका सीधा एकदम क्वेश्चन पूछेगा, है ना, सीधा एकदम क्वेश्चन पूछता है, एकदम इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब जरा देखिएगा दोस्तों, ये जो है किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं रहेगा, है ना, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा दोस्तों, ना ही आपको एनसीईआरटी के किताब में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी इस पॉइंट को ऐड कर दिया हूँ क्योंकि आप लोग को ही फायदा पहुँचे। ठीक है, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। माना कि मैं इस फील्ड पर नया हूं दोस्तों, लेकिन तजुर्बा है दोस्तों। ठीक है, देखिए हाथी बहुत कम आवृत्ति पर बात करते हैं। आवृत्ति का मीन्स होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाथी जो होता है बहुत कम आवृत्ति पर बात करते हैं, वह लगभग 10 HZ पर बात करते हैं, जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते हैं। अब यह क्वेश्चन के रूप में इस प्रकार भी पूछ सकता है दोस्तों कि हाथियों के आवाज को हम लोग क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसका जो आवृत्ति होता है दोस्तों वो 10 HZ होता है। कितना होता है दोस्तों ना, 10 HZ होता है। इसके लिए हम लोग नहीं सुन पाते हैं, या फिर इसका दो ठो रीजन है दोस्तों, एक तो 10 HZ वाला, नंबर 2 रीजन दोस्तों हाथी बहुत कम आवृत्ति पर बात करता है। ठीक है, हाथी जो होता है वो थाईलैंड का क्या है ना राष्ट्रीय पशु है, और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाथी जो है वो थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, कितना अच्छी बात है दोस्तों कि हाथी जो है वो थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, हाथी एक बार में केवल 2 से 3 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, हाथी जो होता है वो एक बार में केवल 2 से 3 बार ही सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, और हाथी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हाथी जो होता है वो बहुत कम ही आराम करता है। ठीक है, वह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है, यदि सुपर्ब लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत। लेकिन वीडियो का अंत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अब से हमारे सीटेट वाला चैनल पर दोस्तों रोज जो है आपका सीटेट का क्लासेस चलेगा। उसके बाद जो है दोस्तों बिहार में 7th फेज की टीचर वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके लिए भी क्लासेस होंगे। तो जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं, जितने भी बिहार के 7th फेज वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों बधाइयाँ, क्योंकि जो है बिहार सरकार भी जो है दोस्तों आप लोग को छप्पर फाड़ के दे रहा है, और यहाँ पे सीबीएसई ने जो है दोस्तों वो सीटेट निकाल दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही आग्रह करूंगा दोस्तों कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसी प्रकार से देते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो और यहाँ से मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, कि आप लोगों ने मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया ही है दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा दिया है दोस्तों। ठीक,
हमें लगता है दोस्तों कि हम उस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने दिया, ठीक है। तो मेरा कुछ यहाँ से फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं बैचेज़ लेकर के आ रहा हूँ। आज का फर्स्ट क्लास है दोस्तों, और बिहार के भी बिहार 7th फेज़ के टीचर वैकेंसी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उसके लिए भी मैं क्लासेस लेकर के आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों, ठीक है।